ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था क्लस्टर सैम्पलिंग की। सो व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग? प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग? क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, ग्रुप बनाना छोटे छोटे। जैसे एक बड़ा सा गांव है या समूह है, ओके, हम छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में जाकर के हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सर्वे करते हैं, जो भी करना होता है। दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लियर है? सभी लोग ज्वाइन कर लिए ना? सर हाँ जी। सर 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 क्लस्टर हेलो। सैम्पलिंग में सर क्लस्टर सैम्पलिंग में ऑलरेडी सब ग्रुप बने हुए होते हैं। हाँ हाँ। और क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड में बनाने होते हैं सब ग्रुप, और क्लस्टर में बने हुए होते हैं। ये एक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। किसमें? सर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में, मतलब स्ट्रेटिफाइड में तो ग्रुप्स बनाने होते हैं हमें, और क्लस्टर में वो पहले से नेचुरली बने हुए होते हैं। सी हाँ, देखो ऐसा, जो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्लस्टर सैम्पलिंग में, जैसे मैंने कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ओके। अब डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मैंने ब्लॉक है, तो ऑलरेडी जो वो क्लास मतलब ग्रुप तो बने ही हुए हैं, लेकिन आपको चूज करना है। ब्लॉक में आप जाकर के कोई पर्टिकुलर विलेज ले रहे हैं, 4 विलेज ले लिए, तो वो आपकी क्लस्टरिंग सैम्पलिंग कहलाएगी। ओके, ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अलग से ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप ही है। ओके, चूंकि आप पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में स्टडी नहीं कर सकते, तो आपने एक ब्लॉक चूज कर लिया, ब्लॉक में आपने 5 विलेज चूज कर लिए। ओके, तो वो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गांव का एग्जांपल लिया, तो गांव के अंदर फॉर एग्जांपल छोटे छोटे से वार्ड हैं, या मान लीजिए कोई छोटा सा टाउन है, उसमें छोटे से वार्ड है, वार्ड नंबर 1 2 3, तो वो ऑलरेडी ग्रुप है, तो ये आपको बस चूज करना है। ओके, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है जजमेंटल सर सैम्पलिंग। यस। सर वंस मोर। जी, क्लस्टर का मतलब होता है कि आप नैरो डाउन करते जाते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट चूज किया, डिस्ट्रिक्ट के बाद मैंने ब्लॉक चूज किया, उसके बाद विलेज चूज किए, 5 या 3 या जो भी जितने आपको रेलिवेंट है इंफॉर्मेशन के डाटा कलेक्ट करने के हिसाब से, तो आपकी क्लस्टरिंग कहलाती है। ओके, आप नैरो डाउन करते जाते हैं, और ताकि थोड़ा इजी रहता है। अगर छोटा समूह रहता है, छोटा ग्रुप रहता है, तो आप आसानी से एफिशिएंट तरीके से डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, और पूरा का पूरा रिप्रेजेंट भी करेगा। ओके, यस क्लियर? सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फार्मर सोसाइटी पे आप स्टडी कर रहे हैं, तो फार्मर सोसाइटी पे एक पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में फार्मर सोसाइटी ज़्यादा है, लेकिन आपको देखना होगा कि किस पर्टिकुलर ब्लॉक में, अब उस ब्लॉक में कितने ऐसे विलेज हैं जहाँ पर ज़्यादा फार्मर सोसाइटी है, तो आपने 4 ब्लॉक, इस 4 विलेज चुन लिए। ओके, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी, तो वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट जजमेंटल सैंपलिंग। और जब भी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही सैंपलिंग यूज करना है, एक ही तरह का मेथड यूज करते हैं, मल्टीपल सैंपलिंग यूज होती है, मल्टीपल मेथड यूज होते हैं। ओके सर, क्लस्टर में पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस होती है क्या? ओके, वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी किस टाइप की है। ओके, जैसे ही आप स्टडी होगी, उसके अनुसार आपको सैंपल लेने होते हैं, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट है इसमें जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सर जजमेंटल में जैसे डाटा उसी से लेना होता है जो जिससे काम, मतलब जो काम का होता है। यस, हर किसी से डाटा नहीं लेते इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो सर्वाइवर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से है, तो उनका अगर हमको अनुभव एक्सपीरियंस को स्टडी करना है, तो हम केवल वही ऐसे सैंपल से ऐसे रेस्पोंडेंट लेंगे जो कि हमारे काम के हैं, या जिनसे हम उनका अनुभव का एक्सपीरियंस को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पार्टिसिपेंट, तो वो आपका जजमेंटल सैंपलिंग में आ जाएगा। ओके, बजाय कि हम सभी के सभी सभी को कंसिडर करेंगे अपनी स्टडी में, हम फोकस करेंगे केवल उन लोगों पर जहाँ से इन्फॉर्मेशन हम आसानी से गैदर कर सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पर जो सोशल वर्कर होगा या रिसर्चर होगा, वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने उसके अनुसार समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि कहाँ से आसान तरीके से हम जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये सर की जरूरत।
नेक्स्ट है आपका एरिया सैम्पलिंग। व्हाट इज एरिया सैम्पलिंग? सर एरिया सैम्पलिंग वो होता है जहां पर पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई जगह पर मुझे सिकल साइकिल एनीमिया जो है उसकी प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर मैं पर्टिकुलर उसी विलेज को देखूंगी। ओके, ठीक है। एरिया सैम्पलिंग मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू डूइंग स्टडी इन पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया। ओके, इन जैसे मान लीजिए बड़ा सा एरिया है, कोई अर्बन एरिया समझ लीजिए या रूरल एरिया, लेकिन फिर आपको उसको डिवाइड कर देते हैं। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमको स्टडी करना है, वो आपका एरिया सैंपलिंग कहलाती है। सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप चूज कर रहे हैं अपने लिए पर्टिकुलर वो नेबरहुड या एरिया जहाँ पर आप स्टडी करना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा वो रिप्रेजेंट भी करे उस पॉपुलेशन को जहाँ पर आप स्टडी करते हैं, वो पूरा का पूरा एरिया आपका एरिया सैंपलिंग कहलाता है। क्योंकि हम एरिया सैंपलिंग भी करते हैं, अगर देखा जाए तो हम चूज कर रहे होते हैं पर्टिकुलर एरिया को कि हमारे लिए कौन सा सही है, तो वो आपका एरिया सैंपलिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। While testing a hypothesis, the following types of error may identify the correct one. क्या सही होगा? सर नो आइडिया। Anyone? जिन्होंने टाइप 1 एरर। ए। type 1 error reject null hypothesis when So it is second number. second means type 1 error accept on the null hypothesis when it's a false. प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर होगा। आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है फाइबर में। RA1 फॉलो रूल्स फॉलो होता है ना इस पे, RA1 हाँ 2। हाँ, यस, जो मैंने बताया हुआ था। देखिए राइट टाइप होती है बट रिजेक्ट कर दी जाती है। टाइप एरर क्या होता है? देन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट्स ट्रू। ओके, दैट तो इज ये टाइप। ऑप्शन है। तो कौन So सा आंसर A होगा? option A. टाइप वन एरर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वो इज ऑप्शन। ट्रू। बिल्कुल, जब वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल ले लीजिए कि आप मान लीजिए कोई एग्जांपल, दो वेरिएबल है, चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा हो गया पेरेंटिंग, पेरेंटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम कोई एजेंसी के द्वारा चलाया गया। और कि जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर की जो को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर उसको कम करना है, रिड्यूस करना है चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम को, तो हमको बेहतर तरीके से पेरेंटिंग इंटरवेंशन प्रोग्राम को चलाना होगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए। अगर हमको स्टडी करना है इसकी इफेक्टिवनेस को, कि जो प्रोग्राम है कितना इफेक्टिव है, क्या इस प्रोग्राम की वजह से जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स उनकी है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। जस्ट सपोज ये हमको स्टडी करना है। ओके, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारी दो हाइपोथेसिस बनती है। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ओके, दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस बोलते हैं या स्टडी हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एनीवन? जब कोई भी हाइपोथेसिस नहीं रखते हैं हम। नहीं नहीं, हाइपोथेसिस तो रखते हैं। Sir, नल an assertion that we जब hold सर दो true unless वेरिएबल्स we have के बीच में sufficient कोई रिलेशन statistical. नहीं होता तो वो एक नल एक हाइपोथेसिस कहलाती है। एक एक करके बोलिए। देन देयर इज अ Sir, when जब we दो hold वेरिएबल्स में। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई से दैट द, जैसे मैंने यहाँ पर बात की इफेक्टिवनेस की, इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है, तो अगर हम बोलते हैं कि जो इंटरवेंशन है दैट हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द लाइक चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम, अगर इंटरवेंशन की वजह से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा है बच्चों के बर्ताव पर, उनके बिहेवियर पर, तो ये आपका केस हो जाएगा नल हाइपोथेसिस का। ओके जी, आपका V1 हो गया एक वेरिएबल, दूसरा V2 हो गया। ओके, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो आपका V1 और V2 में है कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या मतलब जो इंटरवेंशन है वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बच्चों के ऊपर, तो आपका वो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट अपोजिट इसका। ओके, कि जो इंटरवेंशन, हम हाँ जो जो, हमारी बनाई हुई होती है सर। यस, तो हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और नल हाइपोथेसिस जस्ट अपोजिट आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर किसी ने एग्जाम्पल लिया है, टीचिंग
टीचर ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी दो वेरिएबल लेकर के। ओके, तो यहाँ पर हम आप चेक करेंगे, आपके पास दो हाइपोथेसिस बन गया है, एक नल हाइपोथेसिस है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ओके, अब आपको स्टडी करना है। ओके, और मान लीजिए आपने स्टडी किया और अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग टाइप वन एरर। यहाँ पर क्लियर है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले चुके हैं, तो हम बोलेंगे कि जहाँ पर किसी प्रकार का इंटरवेंशन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बच्चों के बिहेवियर पर। लाइक वी हैव वन वेरिएबल, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, देयर इज नो रिलेशन, तो आपका कहलाएगा नल हाइपोथेसिस। अगर उसकी वेरिएबल वन और वेरिएबल टू में कोई रिलेशन है, दैट विल बी द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम यस देखेंगे सर। टाइप वन एरर कैसे आ रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए अब एक रिसर्चर ने स्टडी किया है इस चीज़ को लेकर के, और स्टडी करने के बाद उसको पता चला, मतलब उसने गलती से जो है ऐसा कंक्लूजन निकाला कि उसने कंक्लूजन में दे दिया कि जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का जो बिहेवियर है और जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो रही है। तो मतलब जो प्रोग्राम चलाया गया उसका इंटरवेंशन का इफेक्ट दिख रहा है, वो गलती से उसने मिस्टेकली ऐसा कंक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टाइप वन एरर है। ओके, उसने सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा दिया जबकि ऐसा नहीं था। स्टडी उसने जो रिजल्ट निकाला, फाइंडिंग्स निकाली स्टडी के अंदर, उसमें ऐसा आना चाहिए था कि देज लाइक देज जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है प्रोग्राम का, वो बच्चों की बिहेवियर पर बदलाव नहीं किया है, ऐसा फाइंडिंग में आया। लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने अपोजिट दिखा दिया। उसने दिखा दिया कि इंटरवेंशन की वजह से एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिख रहा है बच्चों की बिहेवियर की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, कम करने में। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एक एरर हो गई, जिसको हम टाइप वन एरर बोल रहे हैं, जिसने गलती से किया। इसलिए हमने बोला कि टाइप वन एरर का मतलब होता है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जब वो रिजेक्ट नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है, रिजेक्शन ऑफ null hypothesis when it is true, when it should not be rejected। क्लियर है? सर इट मीन्स कि कभी कोई चीज गलत हो भी जाती है और कभी बायसनेस भी आ जाती है, तो बायसनेस इसी टाइप ऑफ एरर का एक नहीं रीजन नहीं, है। ये बायसनेस वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर स्टडी में, जैसे कि मान लीजिए स्टडी किया, बहुत सारा सैंपल रहता है, बहुत सारा डेटा होता है, आपने गलती से कंक्लूजन निकाला। ओके, तो वो एरर है ना, गलती की मतलब एरर है, तो उसी को हम बोल रहे हैं कि वो किस प्रकार की एरर होगी। अगर हम यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ था कि कोई रिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल के बीच में, या मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है नीचे कि एक रिलेशन है दोनों के बीच में। ओके, और मैंने स्टडी किया और गलती से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि इंटरवेंशन की वजह से बच्चों का जो बिहेवियर है, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब जो इंटरवेंशन बेहतर है बच्चों के बिहेवियर को बदलने के लिए। ये मैंने गलती से लिख दिया या गलती से कंक्लूजन निकाला, तो इसका मतलब है कि ये टाइप वन एरर हो गई। ओके क्योंकि ओके, आपका मतलब डज डज क्यों इफेक्ट होना था और हाँ, गलती से डज क्यों नॉट इफेक्ट लिखा गया। क्योंकि वो नल हाइपोथेसिस था। नल हाइपोथेसिस क्या था कि कोई भी इनके बीच में रिलेशन नहीं था, मतलब जो प्रोग्राम था उसकी वजह से किसी प्रकार का बच्चों के बिहेवियर पर फर्क नहीं पड़ रहा था, ये आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलत कर दिया, कंक्लूजन अलग दे दिया। ओके, तो जहाँ पर नल हाइपोथेसिस ट्रू था उसको हमने गलती से जो है रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू व्हेन इट शुड नॉट बी रिजेक्टेड, उसको रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए था। ओके, हमने कर दिया, वो आपका टाइप एरर हो गया। ओके क्लियर? और सर। सर हमारे रिसर्च पर टाइप वन एरर का ही मतलब टाइप वन एरर ही नहीं होना चाहिए। हम्म, हाँ मतलब सब बिल्कुल, जैसे हम रिसर्च करेंगे और राइट टाइप राइट, वन एरर ही सर नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट अगर वो टाइप टू एरर रिजेक्टेड हो थोड़ा जाती है, एक एक करके बोलिए तो ठीक है। आपका सही बात है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा हाँ टाइप हाँ, हाँ ओके, टाइप वन टाइप एरर पे टू हम एरर ज्यादा हो फोकस जाती है करते तो हैं। उस पर। बिल्कुल। यस सर। ओके, अब टाइप टू एरर क्या होता है, जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि नल हाइपोथेसिस में हमने माना था कि देयर वुड बी लाइक इंटरवेंशन करने से देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड बिहेवियर, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। उसके अगेंस्ट में था आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखेगा बच्चों के बिहेवियर पर अगर हम इंटरवीन करते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम चलाते हैं कोई। ओके, तो दूसरा यहाँ पर है टाइप टू एरर। टाइप टू एरर का मतलब क्या होता है, when बताइए। null hypothesis is false but we fail to reject it. हाँ, बी फेल टू रिजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है इंटरवेंशन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। लाइक एज ए सोशल वर्कर हम लोगों ने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट था इंटरवेंशन का,
ओके, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, फेल हो गए, इसी वजह से आपका यहाँ पर टाइप 2 एरर आया। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टडी किया, रियलिटी में ये है कि जो प्रोग्राम बनाया गया है उसका इम्पैक्ट है, उसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर में प्रॉब्लम जो है उसको कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ये रियलिटी है, स्टडी में आना चाहिए। लेकिन हम जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, हम सिग्निफिकेंट इफेक्ट को दर्शा नहीं पाए, दिखा नहीं पाए स्टडी में इंटरवेंशन के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर सोशल वर्कर इनकरेक्टली जो है एक्सेप्ट कर लेगा नल हाइपोथेसिस को, तो आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है यस कि नहीं सर। आ रहा है? सी, ये जो टॉपिक है नल हाइपोथेसिस वाला, थोड़ा सा आपको एक बार में शायद समझ में ना आएगा, अगर आपने पढ़ा होगा पहले से तो आ गया होगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन एग्री सर। क्वेश्चन करेंगे। देखो यूनिट ये सर 5 समझ में में आ रहा है। आ गया होगा ऑफ कोर्स, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको आ गया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा पहली बार कुछ नहीं आएगा, मुझे पता है। एक बार में अभी आ गया होगा, 10 मिनट में भूल जाएंगे आप, तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा टाइप 1 टाइप 2 को। ओके, मैंने नोट्स में दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर, उसको भी देख करके एक बार समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन यस होंगे सर। ऐसे, तो हम लोग आगे आगे आगे, आगे भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इसका इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, Type 1 व्हेन वी रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस दैट इज कॉल्ड इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन अ स्टडी डिजाइन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? हम लोगों ने जैसे भी पहले बात की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो वहाँ पर 2 ग्रुप थे। ओके, तो फर्स्ट to quantify the impact of extraneous value variable. to quantify the impact of extraneous variable. What is the extraneous variable? बताइए। सर सी, टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये चेंज तो नहीं करना होता है, डिपेंडेंट तो एज इट इज रहता है ना, और जो इंडिपेंडेंट है उसको हम चेंज करते रहते हैं। तो फंक्शन जो होता है कंट्रोल वेरिएबल का स्टडी डिजाइन में, उसका ये नहीं होता है कि हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करें। और एनीवन? ए सर। टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल। देखिए यहाँ पर आपके 2 ग्रुप होते हैं। ओके, एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, और दूसरा कौन सा ग्रुप होता है? एक होता है आपका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ओके, अब हम कौन से ग्रुप पे मैनिपुलेशन करते हैं या बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं? एक्सपेरिमेंट में experimental group. इसी ग्रुप में हम जो है बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो कैसा होता है? Dependent. हाँ, उसमें बदलाव नहीं होता। डिपेंडेंट होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, उसका हमको उसको टेस्ट करना है, चेक करना है, तो क्या होगा कि एक जो आपका ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उस पर हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन को जो है देंगे। दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको नहीं देंगे, उसको हम उसको क्या बोलते हैं टर्म जिसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। जब स्टडी की जाती है, जब कोई मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, ऐसी होती है, 2 ग्रुप दिए होते हैं, ये कंट्रोल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ओके, पहले वाले ग्रुप को जो है हम मेडिसिन देते जाते हैं, दूसरे बारे में प्लेसिबो का मतलब ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जिसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कुछ है, कुछ सब्सटेंस, तो वो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है। थोड़ा इसको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ ताकि हम ये समझ पाएंगे कि क्या फंक्शन होता है कंट्रोल ग्रुप का और एक्सचेंज वेरिएबल कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ओके, तो कंट्रोल ग्रुप हमने क्यों बनाया? बताइए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानने के लिए। ये जो जो हम भी एक्सपेरिमेंट हाँ कर रहे हैं हाँ हाँ, उससे कोई फर्क मतलब एक्सपीरियंस वेरिएबल को कोई फर्क ना पड़े, एकदम हमारी स्टडी ठीक हो। बिल्कुल, जो भी स्पेसिफिक इफेक्ट है आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो ये वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ओके,
उसका आउटकम सही से आए और पता चले प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सटेंस वेरिएबल। ओके, एक्सटेंस वेरिएबल क्या होते हैं? सर बाहरी वाला जो बाहर का रहता है, कंट्रोल जो अंदर में रहता सर ऐसे Extraneous वेरिएबल्स variable होते हैं जिनका हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, पर वो हमारे एक्सपेरिमेंट में नहीं होते हैं, बाहरी होते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन वो उसका इफेक्ट पड़ता है ना। तो अगर हमको इसको हाँ मिनिमाइज सर, करना है। जैसे हाँ जी। जैसे सर एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और वो तो जो बाहरी जो शोर आ रहा है बाहर से, वो हो सकता है एक एक्सटर्नल वेरिएबल। बिल्कुल, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, सिस्टम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अचानक से इंटरनेट चला जाए, मान लीजिए कुछ स्लो हो जाए सिस्टम, तो आपको एक्सटेंस वेरिएबल कहलाता है। तो अगर आपको एक्सटेंस वेरिएबल को इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, तो हम जनरली कंट्रोल ग्रुप को यूज कर रहे होते हैं। ओके, जी सर। इसलिए जो मैंने अभी हमें बताया प्लेसिबो इफेक्ट, या उसको मेडिकेशन बोलते हैं, दवा ऐसी की दी जाती है। दो ग्रुप होते हैं, एक में आप प्लेसिबो देते हैं, दूसरे में रियल वाली मेडिसिन देते हैं, ताकि उस आप प्रॉपर तरीके से चेक कर पाए और जो एक्सटेंस वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट ना देखें। क्योंकि वेरिएबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक्सटेंस वेरिएबल होंगे उनका इम्पैक्ट दोनों पे पड़ेगा। तो हम अगर कंट्रोल ग्रुप बना देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है दोनों पे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाएगा उसका इम्पैक्ट एक्सटेंस वेरिएबल का। समझ में आ रहा है? यस सर। जी ओके, सर। तो इसी वजह से हम जो कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, अदरवाइज तो हम स्टडी एक पे ही कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप बना करके जो आपका एक्सटेंस वेरिएबल है उसका इम्पैक्ट जो होता है उसको हम क्वांटिफाई कर लेते हैं या उसको रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। पूरा तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन मिनिमाइज हम कर सकते हैं। ओके, तो पहला वाला जो यहाँ पर लिखा है टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंस वेरिएबल, ओके, उसको करते हैं। और सेकंड यहाँ पर लिखा है क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ, ये तो नहीं होगा, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये गलत है कि सही है, बताइए। मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ सर ये सही है। सही है सर ये भी। दोनों से कैसे होंगे, एक ही सही होगा ना। तो ये मेजर ही कर रहा है ना इंडिपेंडेंट हाँ वेरिएबल सर, का, पर तो हम इसी वही को तो हम मेजर इसी ही पे तो करते करेंगे हैं ना, यस यस यस, नहीं इंडिपेंडेंट। टू कि मेजर द। हाँ सर मेजर इंडिपेंडेंट हम। वेरिएबल में मैनिपुलेशन करेंगे तो उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी ही तो मेजर करेंगे। और एनीवन, दोनों ऑप्शन सही है या इसमें से कोई गलत है? सर इसमें कंट्रोल ग्रुप डी लग रहा है। ये लग रहा है फर्स्ट वाला गलत है। सर फर्स्ट वाला ही होगा ये। सर कंट्रोल ग्रुप रिलेटेड है एक्सट्रेनियस वेरिएबल से, तो यस सर। सर सी देखो, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर वो चर्चा कर रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का क्या फंक्शन है? ओके, तो कंट्रोल ग्रुप का हम इसलिए लाते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल ग्रुप, ताकि जो बाहरी एक्सटेंस वेरिएबल्स हैं उनको हम क्वांटिफाई कर पाएं, उसके इफेक्ट को उसको हम कम कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। तो इसलिए हम कंट्रोल ग्रुप बना रहे होते हैं। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोल ग्रुप रहेगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दोनों के साथ ही जो है हम स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप होता है उस पर तो किसी प्रकार का हम किसी प्रकार का जो है स्टडी डायरेक्ट नहीं कर रहे होते ना। यहाँ पर जो हम प्लेसबो देते हैं उसको, या जो मेडिसिन दे रहे हैं, ये ग्रुप को 10 लोगों का समूह है। ओके, तो हम केवल इसको साथ में इसलिए रखते हैं, ओके, ताकि इस पे हम स्टडी कर पाएं और साथ ही साथ जो एक्सटेंस वेरिएबल है उसको हम मिनिमाइज कर पाएं, उसका जो बाहरी प्रभाव पड़ेगा उसको हम क्वांटिफाई कर पाएं या मिनिमाइज कर पाएं। तो जो मेन फोकस होता है इसका, वो हमारा यही होता है कि किस प्रकार से जो इम्पैक्ट है वेरिएबल्स का हम उसको क्वांटिफाई कर पाएं, रिड्यूस कर पाएं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। सर आ गया समझ। सभी को आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो आपका पहला वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। व्हाइल कंपेयरिंग सिस्टम ए विद सिस्टम बी, प्रोसीडिंग्स ऑन द assumption दैट सिस्टम ए इज सुपीरियर
सिस्टम बी इज इंफीरियर। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया है लेकिन आसान। क्या बोलेंगे इसको? ए आंसर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कंपोजिट हाइपोथेसिस। सर ए। ये मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस होती है जहां पर दो वेरिएबल ले लिए v1 v2। जनरली उस पर हम यही बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस में आपका इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ओके, या देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, या पहले वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं, जैसे ही मैंने एग्जांपल पहले लिया था। लेकिन आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो है कोई ना कोई रिलेशन है। हो सकता है कि v1 बड़ा हो v2 से, हो सकता है v2 बड़ा हो v1 से। ओके, सुपीरियर हो सकता है, इंफीरियर हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, एच वन मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब होता है देयर इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी मल्टीपल वेरिएबल। दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड बी कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, कोई भी हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है कि जो दोनों वेरिएबल है जो है उनके बीच में इस प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि वाइल कंपेयरिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए सिस्टम ये हो गया ये वाला, और सिस्टम तो वेरिएबल दूसरा, इसको बी मान लेते हैं, दो सिस्टम हो गए। प्रोसीडिंग ऑन द अजम्पशन दैट सिस्टम ए सुपीरियर, ये हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए जो सिस्टम ए है वो बड़ा है सिस्टम बी से, और या सिस्टम बी इज इंफीरियर, मान लीजिए सिस्टम बी है जो है वो बड़ा है या छोटा है, कुछ भी मान के चलिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी सभी को समझ में आया? यस सर। जी सर। ओके, मतलब सर जैसे इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो हमने पहले ही हाइपोथेसिस बना दी। तो ये हाइपोथेसिस ही है, बिल्कुल सही बात है। अजम्पशन बनाया हमने ये कि पहला जो हाँ सिस्टम ये है वो सुपीरियर हो सकता है या फिर इंफीरियर हो सकता है। दिस इज माय अजम्पशन एंड अजम्पशन इज द हाइपोथेसिस। तो हम हाइपोथेसिस जो बनाते हमारी हैं। बनाई हुई यस यस, ये जो बनाई जाती है हाइपोथेसिस हमारी होती है। एज रिसर्चर हम लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं, फिर जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, स्टडी करना। फिर इसको हम रिजेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिक हमारा नल जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, वही आपका जो है एच वन जो होता है, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ओके, वो साइंटिफिक हाइपोथेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं, स्टडी करके पूरा फाइनली इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर रहेगा ना सर? नहीं नहीं, देखो अगर आपने दो हाइपोथेसिस बनाया एच वन एच नॉट, ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। अगर आपने स्टडी किया और आप फाइंड आउट करने के बाद आपने नहीं निकाल पाए, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि आप जो स्टडी कर रहे थे तो उसके रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी, या आप उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए जिसके माध्यम से आप इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाते। ओके, आपने उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया जितनी चाहिए थी इसको रिजेक्ट करने के लिए। इसका मतलब सर जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो रिसर्च के दौरान हमने बनाई है वो गलत साबित हो जाएगी सर। वो गलत साबित हो जाएगी जस्ट बिकॉज कि एज ए रिसर्चर हमने इतना एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए कि हम इसको रिजेक्ट कर पाते, पहले वाली को एच वन को, एच नॉट को, हाँ सर। नल हाइपोथेसिस हाँ को। सर। ठीक है, एच जी वन सर। हमको जो है ये साइंटिफिक होता है, इसको जो है हमको अप्रूव करना होता है, मतलब एक्सेप्ट करना होता है इसको रिजेक्ट करके। उसी के लिए हम स्टडी करते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। तो ये रिजेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक आपका एच वन एक्सेप्ट हो जाता है। और अगर आप एक्सेप्ट। इसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब सिंपल यही है कि आप इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जितना एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे, उतने हम कलेक्ट नहीं कर पाए, हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इतना समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिस्टम ए है, या मान लीजिए वेरिएबल वन है, दो वेरिएबल है, उनमें हमने ऐसा माना, अजम्पशन है कि एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, या किसी भी रूप में। ओके, कोई भी साइन हो सकता है इस प्रकार से। तो वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे लिखा है कंपोजिट हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल है V1 V2 है, और V1 का जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट है V2 पर, लेकिन किस प्रकार का इफेक्ट है ये नहीं बताया जा गया है। ओके, हमको मैग्नीट्यूड पता नहीं है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। मतलब दैट कुड बी अ पॉजिटिव इफेक्ट, दैट कुड बी अ नेगेटिव इफेक्ट, या इवन कोई डिफरेंस, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमको नहीं पता, उसको हम कंपोजिट हाइपोथेसिस बोलते हैं। Okay? वो समझने के लिए केवल हम जनरली यही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्ट्रेंथ, यहाँ पर बोला जा रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं इंटरव्यू के बारे में। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, रिजिड, फ्लेक्सिबल is a technique of data collection in the freedom is the freedom it provides in terms of the content and the structure। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। सर ए नहीं होना चाहिए क्या इसका? हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए होना चाहिए कि फ्रीडम और प्रोवाइड की जाती है, इसलिए होना चाहिए क्या अनस्ट्रक्चर्ड? और दैट इसमें लिखा है कि द टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन इज द फ्रीडम इट्स प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। इसमें बोल रहे हैं कि एक ऐसा तरीका जिसमें फ्रीडम मिलती है कंटेंट के रूप में, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर इसको हम नॉन डायरेक्टर बोलते हैं, कभी भी नॉन डायरेक्टर इंटरव्यू। ओके, यहाँ पर बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है कंटेंट के रूप में जो क्वेश्चन है, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होगा, राइट, अनस्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि मान लीजिए एज ए रिसर्चर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ गया उसी के रिगार्डिंग, तो आप और नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं, वो आंसर दे सकता है, वो आपका अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू कहलाता है। एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपका सेट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, उसी के अनुसार आपको पूछना होता है, वही आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन आया जो भी है, और द स्ट्रक्चर। कभी कभी क्वेश्चन हमको सेट करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि पहले ये क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये, इसके साथ में ये क्वेश्चन होगा, इसके फॉलोइंग क्वेश्चन ये होगा, वो आपका स्ट्रक्चर रहता है, कंटेंट स्ट्रक्चर होता है पूरा। लेकिन अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि कहीं पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सडन अचानक से आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया तो वो पूछ लिया, फिर अचानक से और कुछ पूछ लिया, इस प्रकार से वो अनस्ट्रक्चर होता है, नॉन डायरेक्टिव होता है। क्लियर है? अच्छा। दैट विल बी ऑप्शन अच्छा। नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन है, बताना है स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लेकर के कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सैम्पलिंग डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है पहले पता होना चाहिए, मैथोलॉजिकल प्लान या स्टडी इसको हम बोलते हैं। ओके, जिससे हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं या सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रेम। इज इट राइट और रॉन्ग? सही है सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि सैम्पलिंग डिजाइन जो की ही इसलिए जाती है ताकि हम सही तरीके से जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसको बना पाए, डिटरमाइन कर पाए, इसमें नंबर ऑफ जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सैंपल्स होंगे, यूनिट होंगी, उसके अंदर वो सभी चीजें तैयार करते हैं। एक मेथोडोलॉजिकल प्लान होता है, इसको हम सैम्पलिंग प्लान बोल सकते हैं, सैम्पलिंग डिजाइन बोल सकते हैं। तो पहला सही है। दूसरा लिखा है अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स और द क्लस्टर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम। एक सैम्पलिंग फ्रेम है जहां से हम जो है सैंपल लेते हैं, ओके, उसको बोला जा रहा है सैम्पलिंग फ्रेम। सो इज इट राइट और रॉन्ग? जिसमें यस सर। हाँ सर, ये सभी के सभी यूनिट या क्लस्टर जो भी हम बोल रहे हैं उसको, वो इसके अंदर है। ओके, ए आंसर होगा। तो आपका ये वाला सही है। यस नेक्स्ट, सर, से सेकंड नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट इसमें लिखा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेंज within which population average will lie in accordance with the reliability specified in the confidence level. So is it right or wrong? Population average will lie in accordance.
वन और टू ठीक है, तो सर थर्ड तो इतने आप ही जरूरत है, बनो तो ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि सर फोर्थ वाला सही नहीं लग रहा है, इसमें इसलिए ए लिखना आंसर है ओके, और देख लेते हैं, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग distribution can be taken as a mean of universe. So is it right or wrong? नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लिया है उसका मीन द कैन बी टेकन एज अ मीन ऑफ यूनिवर्स। मान लीजिए आपके एक बॉक्स के अंदर 100 चॉकलेट्स है, तो आपका मान लीजिए यूनिवर्स हो गया फॉर एग्जाम्पल। आपने इसमें से 20 चॉकलेट निकाले, ओके, वो उस पर स्टडी किया, उसका आपने एवरेज निकाला, कुछ भी हुआ, तो क्या इसको हम ये कि ये वाला जो सैंपल था ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? जो सैम्पलिंग हाँ सर डिस्ट्रीब्यूशन, करेगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेगा का जो सर। मीन आएगा, मीन मतलब एवरेज आपने निकाला, कुछ सैंपल है उसका आपने स्टडी किया, उसका मीन निकाला, और फिर जो आपका यूनिवर्स था, पूरी पॉपुलेशन थी, उसका जो मीन था उसको रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा, तभी तो सैंपल है ना, वो उसका पार्ट, उसका हिस्सा है। आपने कुछ बड़े से बॉक्स में से कुछ चीज़ें निकाल ली, ओके, जैसे मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनने के बाद आप थोड़ा टेस्ट करते हैं कि मीठा है कि नहीं है, तो अगर वो मीठा है तो मतलब पूरी चाय मीठी है फिर, है ना? क्योंकि ये पूरे के पूरे सैंपल से आपने कुछ टेस्ट किया, तो इसी प्रकार से तो वो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने टेस्ट कर लिया कि चाय अच्छा है, ओके, मीठी है, तो आपने बोला कि चाय सही है, फिर आप उसको दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे है, पूरे के पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे यूनिवर्स को। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टेकन एज अ मीन ऑफ यूनिवर्स। इसको हम क्या ले सकते हैं ऐसा? बिल्कुल ले सकते हैं, ओके, वन टू बिल्कुल। तो आपका पहला, डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ओके, बिल्कुल, 1 to 4। यहाँ पे लिखा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेंज विद इन विच द पॉपुलेशन एवरेज विल लाई इन अकॉर्डेंस विद द रिलायबिलिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब सैंपल जो आपने लिया है, सैंपल मीन है या सैंपल प्रोपोर्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आप कहाँ से लेते हैं? वो आप लेते हैं सेम पॉपुलेशन से। जैसे मैंने अभी बताया, एक बॉक्स है 100 चॉकलेट्स का, तो सेम पॉपुलेशन से लेंगे, बार बार वहीं से ड्रॉ करेंगे, मल्टीपल सैंपल्स ड्रॉ करेंगे, उसी से करेंगे, ओके। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है विद इन विद द पॉपुलेशन एवरेज विल लाई इन अकॉर्डेंस विद द रिलायबिलिटी स्पेसिफाइड इन द कॉन्फिडेंस। ये नहीं है, सिंपल है। हम जो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो आपका सेम जो सैंपल स्टैटिक्स होता है, इसको हम सैंपल मीन बोल रहे हैं, सैंपल प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसको हम मल्टीपल टाइम्स जो है सेम पॉपुलेशन से ही कलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 to 4 विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ओके सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली वो पीएचडी के इंटरव्यू। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। अपने पास 1 मिनट है, और एक सी क्वेश्चन था किसी का, वो क्या था, डेप्रिवेशन थ्योरी वाला, सी ओके, ए नंबर होगा सर, ए नंबर, सर ये ऑप्शन ए सर नंबर। पहला। वाला होगा आंसर। हाँ सर। ठीक है, ये क्यों होगा कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करते हैं ना, फॉर्मुलेट करते हैं, तो पहले सेकंड आएगा, अच्छा ओके, तो हाँ ये हाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, फिर बाकी आप एक क्लियर कर सकते हैं, ओके। डेप्रिवेशन थ्योरी आप लोगों को पढ़ा होगा, किसी को पता है? मतलब दो प्रकार की डेप्रिवेशन थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, एक एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन होता है, एक रिलेटिव डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन होता है कमी किसी चीज़ की, आप सोसाइटी में रहते हैं, आपको लग रहा है कोई चीज़ की कमी है, गुड सर्विसेज या कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं डेप्रिवेशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास बिल्कुल भी रोटी कपड़ा मकान की जो प्रॉब्लम हो, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो है लोग, जो मिनिमम नीड होती है उनकी मेंटेनेंस करने को अपने आप को, वो नहीं होती, वो आपकी एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन कहलाती है। और दूसरा